हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। वानिकी वृक्षों की नर्सरी तैयारी और प्रबंधन। औषधीय फसलों की खेती अच्छी आमदनी का जरिया। 7 क्षेत्रीय पेड़ों को लगाना काफी फायदे का सौदा है और इसे देखते हुए सरकार भी कृषि वानिकी को बढ़ावा दे रही है। अगर आप भी खाली पड़ी जमीन और खेत की मेड़ों पर वानिकी वृक्षों को लगाना चाहते हैं तो इनकी नर्सरी अभी से तैयार करनी होगी। और इसके लिए आप किन किन बातों पर खास ध्यान दें, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके जिला रांची के कृषि विशेषज्ञ अनिल कुमार से। वानिकी नर्सरी प्रबंधन। नर्सरी कई प्रकार का होता है, कई फूल का नर्सरी होते हैं, फलदार पौधे के नर्सरी होते हैं। हम आज जो आपको बताने जा रहे हैं वो वनीय पौधे के जहाँ उगाया जाता है वैसे नर्सरी की बात करते हैं। नर्सरी का मतलब कि मीनिंग आप सभी किसान भाई पता है, जहाँ स्वस्थ पौधे और उससे जुड़ा हुआ जो विषय है उसकी थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। जो पौधे हैं जैसे नीम हो गया तो या सखुआ हो गया, इन सब का अंकुरण इसमें तेल होता है। तो जिस बीज में तेल की मात्रा अधिक होती है तो उसका जो है अंकुरण क्षमता कम होती है। जहाँ तक सागवान का सवाल है तो सागवान का जो बीज होता है बेसिकली वो फल है। तो उस फल में आप देखेंगे चाहे गम्हार का तो एक बीज लगे बीज है, लेकिन उसमें 2 से 3 4 बीज तक 4 बीज उसमें हो सकते हैं। नर्सरी या पौधशाला वो स्थान है जहां बीज की बुवाई, पौधों को तैयार करना, तैयार पौधों की देखभाल और उन्हें रोपण के लिए स्थान उपलब्ध कराना होता है। सामान्य तौर पर व्यावसायिक नर्सरी में फल, औषधीय और वानिकी पौधों को तैयार किया जाता है। नर्सरी या तो आप खुले प्रक्षेत्र या पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में तैयार कर सकते हैं। पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में पौधे लगाना खुले की अपेक्षा अधिक फायदेमंद होता है। सिंचाई निश्चित तापमान, आर्द्रता एवं नमी मिलने की वजह से साधारण रूप से उगाए गए पौधों की अपेक्षा गुणात्मक एवं परिणात्मक रूप से काफी बेहतर होते हैं। कि नर्सरी में आप जो बेड होता है उसमें एक बेड बनाना होगा। बेड की जो खास करके उसका जो डायमेंशन होता है, विन्यास होता है, वो अपनी सुविधा अनुसार बनाइए। उसका या तो 20 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा, ये आदर्श है। ये आप छोटे से किसान भाई इसको आप मतलब कि अपनाइए। चौड़ाई इसलिए 4 फीट रखा जाता है जिससे कि आप दोनों तरफ और दोनों के बीच में करीब 60 से 70 जो है 2 फीट जगह छोड़ दीजिए, जिससे कि आप वहाँ बैठ करके आप दोनों तरफ जो है खरपतवार समय समय पर निकालने में आपको सुविधा होगी। जहाँ तक मतलब कि नर्सरी प्रबंधन का सवाल है तो इसमें आपको खास करके मिट्टी कैसा है आपके पास, नर्सरी योग्य जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें मिट्टी कैसा है। अगर मिट्टी भारी मिट्टी है तो उसमें आपको एक हिस्सा, एक पार्ट, अगर मतलब कि हम 4 हिस्से में लेते हैं तो 2 हिस्से आपका जो उपलब्ध मिट्टी है और एक हिस्सा उसमें बालू, एक हिस्सा उसमें कंपोस्ट, ऐसा मतलब कि आपको करना है। इसमें मिला अगर मिट्टी हल्की है, दोमट टाइप की है, तो उसमें भी बालू की थोड़ी मात्रा कम कर सकते हैं। उस मिट्टी में जो मिश्रण मिट्टी जहाँ पर आप बीज या जो पौधे उगाना चाहते हैं, बीज की बुआई या डायरेक्ट ट्यूब में लगाना चाहते हैं, तो उसमें वो मिट्टी स्वस्थ रहे, उसमें फफूंद इत्यादि का मतलब कि जो है प्रकोप ना हो, कीट व्याधि नहीं लगे। उसमें कीटनाशी क्लोरपायरीफॉस आपको उसमें पाउडर जो है 1/2 kg मतलब कि आपको
उसमें क्लोरपाइरीफॉस पाउडर उसमें मतलब कि मिला दीजिए। फफूंद नाशक भी उसमें मतलब कि जो है उसमें 50 ग्राम से लेकर के 75 ग्राम तक आप मिला सकते हैं। नर्सरी वो स्थान है जहां मूल वृंत तैयार करने के लिए बीजू पौधों की बीज की बुआई की जाती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की क्यारियां, प्रोट्रे, प्लास्टिक क्रेट्स का प्रयोग किया जाता है। पौधशाला हेतु उपलब्ध 4 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई की पॉलीथीन थैलियां लेकर 5 से 6 छिद्र कर लें। थैली के आधे भाग में 10 से 12 छिद्र हो जाएंगे। इसके बाद थैलियों को भरने के लिए पौधशाला की क्यारियों में ही छनी हुई गोबर की खाद, चिकनी मिट्टी और बालू रेत को बराबर भाग में मिलाकर मिश्रण बना लें और फिर थैलियां भरना शुरू करें। थैलियां भरकर क्यारियों में सीधे रखें, जिससे छोटे पौधे कलम लगाने और पानी देने में आसानी होगी। साथ ही आप इनमें दूसरे पौधों को भी लगा सकते हैं। ऐसे पौधों का तो आपको इसके लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। जहाँ प्राकृतिक रूप से हजारों पेड़, सैकड़ों पेड़ उपलब्ध है, वहाँ जाकर के और जिसका तना बिल्कुल सीधा हो, जिसके मतलब क्राउन जो ऊपर का फैलाव कम हो और तना सीधा हो, ऐसे पौधे का चयन करके और उसमें से बीज संग्रह करें। न कि जहाँ तहाँ मिल जाए पौधा, टेढ़े बीमार पौधे, उससे बीज संग्रह नहीं करें। हमेशा जो बताया कि जिसका तना सीधा, जो आसपास जितने मतलब कि पौधे हैं उसमें से आप चयन करना है कि हाँ ये पौधा बड़ा सुंदर है, इसका तना बड़ा सीधा है, इसमें किसी प्रकार का बीमारी नहीं है, इसका क्राउन जो ऊपर वाला है, जो इसका विन्यास है शाखाओं का, वो छोटा है, बड़ा सिमेट्री है, सुंदर है। तो वैसे पौधे का चयन करके उसका बीज संग्रह करें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। औषधीय फसलों का पिछले कुछ वर्षों में किसान की आर्थिकी सुधारने में अहम योगदान रहा है, लेकिन अभी भी प्रदेश के किसान इनकी खेती पर कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर किसान बाजार मांग और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए औषधीय फसलों की खेती करें तो कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए औषधीय फसलों की खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कौशल कुमार से। जैसा कि आप जानते हैं कि औषधीय पौधों का जो व्यावसायिक खेती का महत्व पूरे देश में इस समय बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसका कारण है कि इसकी जो गुणवत्ता है वो उसमें कोई प्रकार की दुष्प्रभाव नहीं होता और इसके जो एफिकेसी है, जो गुण है, वो काफ़ी कारगर हो रहे हैं। तो एक प्रकार से औषधीय पौधे किसानों की खेती करने के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान है और आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बूटी से रोटी कमा सकते हैं। यानी औषधीय पौधों की खेती करके आप अपनी आजीविका पूरी तरह से चला सकते हैं। आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और इसमें औषधीय पौधों का उपयोग किया जाता है। कोरोना काल के समय देश दुनिया में औषधीय पौधों की मांग में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई और औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों ने अच्छा लाभ कमाया। भारत के अधिकांश किसान पारंपरिक फसलों के उत्पादन से जुड़े हुए हैं और अपने खेतों में गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, सरसों, मूंगफली आदि की बुआई करते हैं, जबकि औषधीय फसलों में सर्पगंधा, अश्वगंधा, ब्राह्मी,
कालमेघ, कौच, शतावरी, सहजन में औषधीय पौधों की खेती से किसान प्रति इकाई क्षेत्र से ज्यादा आमदनी कमा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको कुछ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो परंपरागत ज्ञान है और जो कुछ विज्ञान के द्वारा अभी जो अनुसंधान हुए हैं, उन दोनों के ज्ञान को आपको मिलान करके जोड़ करके समझने की आवश्यकता है। क्योंकि औषधीय पौधों की जब भी हम खेती करते हैं तो उसकी गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए कि उसकी जो एफिकेसी है, जो उसका प्रभाव है, वो बिल्कुल बना हुआ रहे और जो क्वालिटी पैरामीटर है उस पर खरा उतरे। इसमें सबसे अच्छा है सीजन गिलोय का। गिलोय की कटिंग जिसमें 2-3 गांठ हो, उसे आप कटिंग करके अपने नर्सरी तैयार करके आप उसकी व्यावसायिक खेती कर सकते हैं। ये जो अभी मानसून का सीजन है, ये बिल्कुल वरदान है किसानों के लिए औषधीय पौधों के व्यावसायिक खेती करने के लिए। अगर प्रमुख औषधीय फसलों की बात करें तो इनमें है सहजन। सहजन में 90 तरह के मल्टीविटामिन्स, 45 तरह के एंटीऑक्सीडेंट गुण और 17 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इसलिए साल भर इसकी मांग बनी रहती है। लेमन ग्रास को आम भाषा में नींबू घास कहा जाता है। भारतीय लेमन ग्रास के तेल में विटामिन ए और सिंट्रोल की अधिकता होती है। लेमन ग्रास से निकलने वाले तेल की बाजार में बहुत मांग है। शतावर को शतावरी के नाम से भी जाना जाता है। शतावर एक औषधीय फसल है। इसका प्रयोग कई प्रकार की दवाइयों को बनाने के लिए होता है। बीते कुछ वर्षों में इस पौधे की मांग बढ़ी है। अश्वगंधा, ये एक झाड़ीदार पौधा होता है। इसकी जड़ से अश्व जैसी गंध आती है, इसलिए इसे अश्वगंधा कहते हैं। ये अन्य सभी जड़ी बूटियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसी तरह से और भी कई क्षेत्रीय औषधियां हैं जिनकी खेती किसान कर सकते हैं। उसी तरह से घृत कुमारी एलोवेरा, जिसमें अभी कॉस्मेटिक के लिए एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है एलोवेरा के लिए, और इसमें हैंड सैनिटाइजर भी इससे बनाया जा रहा है। तो इसके प्लांटिंग मटेरियल्स को लेकर के आप पहले एक मदर नर्सरी स्टेब्लिश कर लीजिए और फिर उसके पप से उसका प्रवर्धन कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि समय कम है और ये मानसून से पहले आपको तैयारी करके रखेंगे, तभी आप इसकी खेती मानसून के समय पर कर सकते हैं। और खेती प्रारंभ करने से पहले जो सॉइल की एनालिसिस का भी पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। औषधीय फसलों की खेती लगभग सभी प्रकार की भूमियों में आसानी से की जा सकती है। औषधीय फसलों की खेती के लिए भूमि की तैयारी की बात है तो आमतौर पर भूमि की तैयारी किए बिना ही फसलों की बोनी कर सकते हैं। लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए एक बार जुताई करना अच्छा रहता है। इसके अलावा इन फसलों में अधिकांश मात्रा में देशी खाद और कार्बनिक खादों का प्रयोग करना होता है। जहां बात फसलों की बुआई की दूरी की है तो विभिन्न फसलों के अनुसार इनकी बुआई और रोपाई दूरी अलग अलग होती है। जहाँ तक कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम कौन से जर्म प्लाज्म कहाँ से लें, प्लांटिंग मटेरियल कहाँ से लें और कौन सा हमारे लिए उपयुक्त होगा। कुछ औषधीय पौधों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ, उन्होंने भी काफ़ी इस पर अपने अनुसंधान कार्य करके दिए हुए हैं। हम लोग भी ऐसा करते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से कि हम लोग भी जर्म प्लाज्म का कलेक्शन करते हैं। प्रारंभिक तौर पर इन सब चीज़ों से अवगत हो जाएं, इसके बाद ही खेती प्रारंभ करें। और हम सजेस्ट करेंगे कि आप पहले एक छोटे से पैमाने पर एक मदर नर्सरी लगाकर इसको पहले अपने जो सॉइल के साथ में इवोल्वेट करिए, फिर खेती को लेकर के आगे बढ़िए। और साथ ही साथ उसकी प्रोसेसिंग कैसे करेंगे हार्वेस्टिंग के बाद, इसकी भी पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। भंडारण किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि जब तक गुणवत्ता युक्त औषधीय पौधों की खेती नहीं होगी तब तक उसका मार्केटिंग और उसके अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों से अवगत भी होना अति आवश्यक है। इनकी खेती में अधिक लागत भी नहीं लगानी पड़ती है। साथ ही फसलों की देखरेख और प्रबंधन पर उतना ध्यान नहीं देना पड़ता जितना कि पारंपरिक फसलों पर देना पड़ता है। औषधीय फसलों की खेती से न केवल मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है बल्कि इनके उपभोग से मानव भी कई बीमारियों से अपना बचाव कर सकता है।
किसान भाइयों से ये भी मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आपको औषधीय पौधों से या सुगंधित पौधों से के विषय में कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है तो आपका हम सहर्ष स्वागत करते हैं और आपको हम सही मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे ताकि आप औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती करके आप अपनी आजीविका के साथ साथ राष्ट्र को एक गुणवत्ता युक्त औषधीय उत्पाद दे सकते हैं और इस क्षेत्र में आप आगे अग्रतर कार्य कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर झारखंड के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों के दौरान हल्के बादल छाए रहेंगे। 28 मई के बाद तापमान में फिर से हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। हवा की गति सामान्य से अधिक रह सकती है और वातावरण में नमी सामान्य से कम रहने के आसार हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई वर्षा का लाभ उठाते हुए खेतों की जुताई ढाल के विपरीत दिशा में करें तथा खेत के मेड़ों को दुरुस्त कर लें। वर्षा जल संचयन के लिए अपने खेत के निचले भाग में छोटे छोटे गड्ढे जिसे डोभा कहते हैं का निर्माण कर लें। फल या लकड़ी के पौधे लगाने के लिए गड्ढों की खुदाई करने का यह सही समय है। जो किसान भाई अदरक, हल्दी या ओल की बुआई अभी तक नहीं कर पाए हैं वे इसकी बुआई मेड़ बनाकर करें। खरीफ फसलों की समय पर बुआई के लिए खेत की तैयारी के साथ साथ आवश्यकता अनुसार उत्तम बीज को उपचारित करने के लिए कवकनाशी दवा, अगर खेत में दीमक का प्रकोप होता हो तो बीज को उपचारित करने के लिए कीटनाशी दवा क्लोरोपाइरिफास, दलहनी फसलों को उपचारित करने के लिए राइजोबियम कल्चर, खाद एवं उर्वरक आदि की व्यवस्था कर लें। आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए सब्जियों की नर्सरी, फलों के बगीचों में हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर करें। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा हो वे धान का बिचड़ा तैयार करने के लिए बीज स्थली तैयार कर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर क्रमशः 3-4 किस्तों में बीज बोएं, क्योंकि रोपा के समय कादो किया जाता है और ऊंची नीची जमीन रहने के कारण अलग अलग खेतों में अलग अलग समय पर पानी जमा होता है एवं रोपा अवधि के दौरान उपयुक्त बिचड़ा उपलब्ध नहीं हो पाता है। बीज स्थली को जमीन की सतह से थोड़ी ऊपर रखें ताकि अधिक वर्षा की स्थिति में भी बिचड़ा जल जमाव से बचा रहे। 1 एकड़ में रोपा के लिए 16 से 18 किलोग्राम बीज और 10 डिसमिल जमीन की जरूरत होती है। बीज स्थली में 100 किलोग्राम कंपोस्ट, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 6 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1.5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। निचली जमीन में रोपा के लिए लंबी अवधि वाले किस्म का चुनाव 2-1 खेत के लिए तथा मध्यम अवधि वाले किस्म का चुनाव 2 खेतों के लिए करें। टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, भिंडी आदि के साथ साथ लत्तर वाले विभिन्न सब्जियों में फल मक्खी, लाल भिरिंग, लाल मकड़ी का आक्रमण हो रहा है। इससे बचाव के लिए नीम से बना कीटनाशी दवा का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से साफ मौसम को देखते हुए करें। फल मक्खी के आक्रमण को ट्रैप लगाकर भी
रोका जा सकता है। बैंगन, मिर्च और भिंडी में मुरझाने या आंशिक मुरझाने से बचने के लिए नीम या करंज की खली का प्रयोग करें और टेबुकोनाजोल कवकनाशी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव साफ मौसम देखकर ही करें। जो किसान धान की जैविक खेती करना चाहते हैं वे हरी खाद के रूप में ढैंचा की बुआई, हल्की सिंचाई कर 30 से 40 किलोग्राम बीज और 100 किलोग्राम फास्फेट का प्रयोग प्रति एकड़ की दर से करें। इसमें पहले वर्ष 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ की दर से प्राप्त होती है। फास्फेट और पोटास की उपलब्धता पूर्ण काल तक होती रहती है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता और उत्पादकता शक्ति की बढ़ोतरी लंबे समय के लिए हो जाती है। जो किसान भाई ऊपरी खेतों में धान, मकई या मूंगफली की खेती करना चाहते हैं वे अंतर्वर्तीय खेती करें, क्योंकि नियमित वर्षा की स्थिति में यदि एक फसल मारी जाती है तो दूसरी फसल से कुछ न कुछ मिल जाती है और अनुकूल वर्षा होने पर दोनों ही फसल की अच्छी उपज मिल जाती है। साथ ही साथ खेतों की सघनता भी बढ़ती है। किसान भाई विशेषकर ऊपरी खेतों को प्राथमिकता देते हुए जोतकर तैयार कर लें, ताकि विभिन्न फसलों की बुआई मानसूनी वर्षा के शुरू होने के बाद जल्द से जल्द की जा सके। जो किसान खेतों में देसी खाद का व्यवहार करना चाहते हैं और अगर खेत पहले से ही जुता हुआ हो तो खाद को पूरे खेत में बिखेर कर मिट्टी में मिला दें। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप अधिक होता हो उन खेतों में अंतिम तैयारी के समय नीम या करंज की खली मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पिपरा, जिला दुमका के कृषक भजन लाल महतो ने। ये मुर्गी की कड़कनाथ नस्ल के पालन पर जानकारी चाहते हैं। तो भजन लाल महतो जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। यह व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इसमें मुनाफा भी काफी ज्यादा है। देश में रोजगार तलाश रहे युवा इसे रोजगार के तौर पर अपना सकते हैं। पिछले 4 दशकों में मुर्गी पालन व्यवसाय क्षेत्र में शानदार विकास के बावजूद कुक्कुट उत्पादों की उपलब्धता तथा मांग में काफी बड़ा अंतर है। अगर किसान कम लागत और कम स्थान में देसी मुर्गी पालन की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उनके लिए कड़कनाथ मुर्गी के नस्ल को पालना काफी लाभदायक साबित हो सकता है, क्योंकि कड़कनाथ मुर्गी के मांस और अंडों में प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही उसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम ब्रीड है। इसके मीट का दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज्यादा होता है। चटकदार काले रंग के इस मुर्गे में फैट न के बराबर होता है और स्वाद बड़ा अच्छा रहता है। कड़कनाथ मुर्गे की इस नस्ल को काली मासी भी कहा जाता है। ये मुर्गे पूरी तरह काले होते हैं। कड़कनाथ मुर्गे का खून और मांस भी काले रंग का ही होता है तथा इनके अंडे सुनहरे रंग के होते हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ समेत कई अन्य जिलों में मुर्गी की ये खास नस्ल पाई जाती है, जिसे कड़कनाथ के नाम से पहचाना जाता है। इसमें विटामिन B1, B2, B6, B12, C, E, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस और हीमोग्लोबिन से भरपूर होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है और अमीनो एसिड का स्तर ज्यादा होता है। यह दूसरे मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। इसका खून, हड्डियां और संपूर्ण शरीर काला होता है। कड़कनाथ चिकन फार्मिंग बिजनेस को करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसे आप घर के आंगन और लकड़ी का शेड बनाकर
बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गे के लिए करीब 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गे के खान पान में कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। यह हरे चारे में बरसीम, बाजरा चरी बड़े ही चाव से खाते हैं। कड़कनाथ मुर्गी 9 से 20 सप्ताह में 1 किलोग्राम वजन की हो जाती है और लगभग 5 महीने में 2 से 2.5 किलोग्राम की हो जाती है और प्रति वर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देती है। इस नस्ल को 1 किलो तैयार करने में 200 रुपए का खर्च आता है और बाजार में यह 700 से 900 रुपए प्रति किलो की दर से बिक जाता है। इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होती है। बस शुरू के दिनों में चूजों की थोड़ी देखरेख और उनके उचित तापमान का ध्यान रखना होता है। अगर आप कड़कनाथ का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही राज्यों के पशुपालन विभाग से भी आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।